हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे बाकी का पार्ट जो बहुत ही मजेदार था। और पार्ट क्या कौन सी वीडियो थी अगर आपने गेस नहीं किया, वो है राहुल गांधी स्टार ऑफ बीजेपी। तो पहला पार्ट जो था बहुत अच्छा था, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में ही होगा, उसको सर्च करना, उसको देखना, फिर इस पार्ट को देखना और खूब हंसना और लोटपोट हो जाना। ठीक है, अब आगे का पार्ट देखते हैं, मजे करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमने राहुल गांधी नंबर 1 को तो खूब एंजॉय किया, लेकिन अब बात जरूरी है राहुल गांधी नंबर 2 को डिस्कस करने की भी। ये वो राहुल गांधी हैं जो जीत के सन्नी देओल की तरह मानते हैं कि अगर भारत उनका नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता। अगर उन्हें भारत की गद्दी नहीं मिली तो वो भारत को ही जलाकर राख कर देंगे। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को इंडिया का पैसे प्यार नहीं है। भारत के सबसे बड़े तपस्वी बने हुए थे और पूरी दुनिया को त्याग के बारे में ज्ञान दे रहे थे। अच्छा। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मारना था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा, ध्यान काम पे रखो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को भी मार दिया था। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे भूत हो है, वो राहुल गांधी नहीं है। भूत है। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इतना मेलोड्रामा करने का रिजल्ट ये हुआ कि 3 स्टेट में इलेक्शन भी हार गए और उनकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियां ज्वाइन करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ये प्यार मोहब्बत छोड़ो, सीधे देश को जला के राख करने की धमकी देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को पता है कि हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने जब जब हिंदुत्व का ढोंग किया है तो उन्होंने मुंह की खाई है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि ये ढोंग है। किसी ने बिल्कुल सही कहा था, वो बंदा, उसकी प्रॉब्लम क्या है? द वे ही हैज कम नाउ, ही सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है, उसमें मत घुसो। अच्छा, ये देखना मुझे, नहीं होगा, इसका लिंक भेजना। धोती पहन के आए हो। उल्टा इतना ढोंग करने के बावजूद भी उन्होंने देखा है कि 2014 के कंपैरिजन में 2019 में हिंदुत्व का ढोंग करने के बावजूद ओबीसी, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और अपर कास्ट सबका वोट शेयर बीजेपी के लिए बढ़ा है। एक सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर ओबीसीज में 2019 में 34% से 44% बढ़ा। शेड्यूल्ड कास्ट का वोट शेयर 24% से 34% और बढ़ना शेड्यूल्ड चाहिए। ट्राइब्स का वोट शेयर 38% से 44% बढ़ा और अपर कास्ट का भी 60% वोट बीजेपी को मिला। जिस बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, आज उसका सबसे बड़ा बेस ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट से आता है। उसके साथ साथ उनको अपर कास्ट का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इस बात से राहुल गांधी जी इतने खुंदस में हैं कि याद कीजिए, एक समय पर राहुल गांधी कहा करते थे कि उनको कास्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। The same way I go to a university and I talk to students, the same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him. I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. और आज वही राहुल गांधी हैं जिनकी कैंपेन का सबसे बड़ा मुद्दा है कास्ट। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। ये अब तभी मोदी जी तुमको को नहीं ला कास्ट रहे के हो। बेसिस पर अटैक कर रहे हैं। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अडानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? वो आपकी जगह नहीं, भाई और बहनों, क्या बोल रहा है? आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। मोदी जी को नकली ओबीसी बोल रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता मैं कैसे जानता हूँ? मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता मैं कैसे जानता हूँ? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का एक्सरे करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सरे कब होता है? जब हाथ टूटता है एक्सरे होता है। सही बात। वैसे ही जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। तो इस एक्सरे का मतलब हुआ कि भाई हम मोदी जी के ऊपर फॉल्स कास्ट के एलिगेशंस लगाएंगे, हम मीडिया से उनका कास्ट पूछेंगे। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए। देखिए, हाथ ही उठवाता रहता है। नाम क्या आपका? वो ओबीसी है।
नहीं। वो दलित है नहीं, वो आदिवासी है नहीं। राम मंदिर में आए लोगों का कास्ट पूछेंगे, यहाँ तक कि मनरेगा में आए हुए लोगों का कास्ट पूछ रहे हैं। आपने कभी क्या मनरेगा की घटिया लिस्ट देखी काम कर रहा है? है। उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है। भरी हुई है। अच्छा हुआ ये टिकट चेकर नहीं है, वरना फिल्मों के टिकट भी ये कास्ट दे के ही देते। हाँ। पब्लिक परेशान हो जाति, जाती, बोलती कि यार जूती उस में थिएटर divide में कर जाओ, रहा वहाँ है। का थिएटर वाला बिना कास्ट पूछे टिकट ही नहीं देता। तो देखिए राहुल गांधी जी ने ये जो न्याय यात्रा निकाली है, इसका सबसे बड़ा मंत्र है कि भाई कास्ट सेंसस करना है और जितनी आबादी उतना हक, यानी जिस कास्ट की, जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है उस हिसाब से उस कास्ट या उस कम्युनिटी को हक दिए जाएंगे। इसका मतलब क्योंकि ब्राह्मण कम्युनिटी सबसे छोटी है, राहुल गांधी जी आज ही अपना पद छोड़ने वाले हैं और एक मुस्लिम को लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन देने वाले हैं। ठीक है, वेरी नहीं कर गुड। रहे। कर नहीं। Oopsie। Did I just do an oopsie again? I didn't know. और देखिए इससे भी डेंजरस बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि भाई हम कास्ट सर्वे करेंगे। कास्ट सर्वे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नलिन मेहता की किताब द न्यू बीजेपी को पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि बीजेपी भी जो है वो इंटरनली कास्ट सर्वेस कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, जहां पर भी वो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। ना सिर्फ अपनी पार्टी में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, बल्कि जो टारगेटेड उनकी वेलफेयर स्कीम्स है वो भी सही लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए भी इंटरनली कास्ट सेंसस कर रहे हैं। तो अपने आप में कास्ट सेंसस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप बात करने लगते हैं कि जिसको जितनी आबादी है उतना ही हक मिलेगा। यानी अगर आप हिंदुओं को सबसे ज्यादा हक दे दो। लाइफ में हक भूल जाइए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस में वो ये भी पता करवाएंगे कि किस किस कास्ट के पास कितना धन और कितनी जमीन है। कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया, अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और एमआरआई हो जाए। पागल। और हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमारी मदद करके ये काम करवा दें। और नहीं भैया करते। मेरे हाथ में हो ना, बात सुन लो, हाय हाय। मेरे हाथ में हो, आपने मेरे हाथ में दे दिया तो पहले मैं एक्सरे कराऊंगा, उसके बाद मैं एमआरआई कराऊंगा। बेसिकली ये पहले मैं एक्सरे कराऊंगा, फिर मैं मेंटल हॉस्पिटल खुद चला जाऊंगा। कम्युनिटी के लोगों के पास किसी दूसरे कास्ट या किसी दूसरे कम्युनिटी के मुकाबले ज्यादा पैसा है तो शायद वो पैसा उनसे लेकर दूसरे कम्युनिटीज में बांट दिया जाएगा, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब देखिए ये एक बहुत ही डेंजरस पॉलिसी होगी अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो, क्योंकि आईएमएफ भी ये मानता है कि इस तरह का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत डेंजरस पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उनका इंसेंटिव खत्म हो जाएगा पैसे कमाने के लिए कि भाई हम पैसे क्यों कमाएं, Of course। हमारा पैसा तो सारा लूट के दूसरों को बांट दिया हाँ, जाता है। मेहनत तो हम वो करेंगे, अपना खाएगा सारा कोई और। बिजनेस लेके आपका देश छोड़ के दूसरे देशों में चले जाएंगे, आपकी इकोनॉमी पर घाटा पड़ेगा। और जो गरीब लोग हैं उनको भी इंसेंटिव कम हो जाता है काम करने का, क्योंकि उनको काम भी ही नहीं लगता है कि करेंगे। भैया गवर्नमेंट दूसरे से आलसी पैसे आदमी बैठे पैसे रहेंगे। हाथ में दे देगी, हमको काम करने सोशलिज्म की क्या वाली जरूरत बात आ है। रही है। और देखिए अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन के बजाय ये बातें कर रहे हो कि जो टैक्स लूप होल्स है उनको बंद कर दिया जाए, ताकि जो अमीर लोग हैं उनका जितना टैक्स बनता है वो हमेशा उतना टैक्स दें, वो अपने टैक्स से तिकड़म करके निकल ना सके। और अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन की ये बात की जा रही है कि भाई जो हम टैक्सेशन से पैसा कमा रहे हैं वो हम टारगेटेड बेनिफिट स्कीम्स लॉन्च करके गरीब से गरीब लोगों को मदद करके उनको देश की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सोशल मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें। लेकिन राहुल गांधी जी इन चीजों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीजें तो बीजेपी की गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है और बहुत सक्सेसफुली कर रही है। आप देखिए कि जैम ट्रिनिटी, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, हर घर में टॉयलेट बनवाना, हर घर में पानी पहुंचाना, हर घर में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना, रोड्स बनवाना, ये सारे बड़े बड़े वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 70 साल में तो कुछ किया नहीं, अब चले करने। ऑलरेडी बीजेपी देश की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल मेन स्ट्रीम से जोड़ चलिए कांग्रेस बोलने। इसीलिए राहुल गांधी जी इसकी बात तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी ने तो ऑलरेडी ये काम कर दिया है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो लोग मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं उनसे ले उनका लेंगे। पैसा भी हम लेंगे और दूसरों में बांट देंगे, क्योंकि जो ये लोग मेहनत नहीं बदमाश है, करते। इनके पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। याद रखिए कि कई कम्युनिस्ट कंट्रीज भी इसी तरह की रीडिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे, चाहे यूएसएसआर हो, क्यूबा हो, वेनेजुएला हो, और उन सबका बुरा डूब गए। हश्र हुआ है। यूएसएसआर तो टूट ही गया, क्यूबा की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, वेनेजुएला में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, और इस तरह की कुछ कास्ट या कुछ कम्युनिटीज पर उंगली उठाकर रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की जो स्कीम है ये कोई नई स्कीम नहीं है। अरे उसने ये कुछ नहीं करना, पुरानी मैं नहीं स्कीम बोले है जा जहाँ रहा। कुछ कम्युनिटीज को टारगेट करके देश का विलेन की तरह दिखाया जाता है। और ये आइडिया हमारे बुद्धिजीवी राहुल जी ने डायरेक्टली नाजी जर्मनी से उठाया है। जर्मन हिस्टोरियंस ने दिखाया है कि नाजी जर्मनी में जिस तरह से राहुल गांधी जी कुछ कास्ट को टारगेट करके रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से नाजीज ने जूस को टारगेट किया था। नाजी प्रोपेगेंडा ये कहता था कि जूस ने सारा पैसा हड़प कर अपने पास रखा हुआ है और इसलिए इनसे पैसा लेकर दूसरे जर्मन्स में रिडिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। 1938 में नाजीज ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सारे जूस के ऊपर एक बड़ा वेल्थ टैक्स लगा दिया था। 2002 की एक स्टडी में पाया गया था कि नाजीज ने जूस से नियरली 4.3 बिलियन राइश
बेंचमार्क्स लूटे थे। उसके बाद 1938 में जूइश बिजनेसेस को बंद किया गया और उन सारे बिजनेसेस का पैसा भी नाजियों ने लूट लिया। और यही हालत जो जूस की नाजीज ने की थी, वो हालत राहुल गांधी जी देश में कुछ कम्युनिटीज की करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी देश की एक बहुत ही एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी है। वो काफी बिजनेसेस ओन करते हैं और काफी रिच कम्युनिटी भी है। उनके पास दलित कम्युनिटीज और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज के मुकाबले में ज्यादा पैसे हैं। तो क्या राहुल जी ये कह रहे हैं कि वो बोहरा मुस्लिम्स के पैसे लूटकर बाकी कम्युनिटीज में बांट देंगे? अपने पैसे निकाले ना, जो सारा इतने सालों से खा के बैठे जैसी हैं। इतनी बढ़िया गाड़ियां कैसे बनाते हैं, उनके जैसी इतनी बढ़िया इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, उनके जैसे इतने खूबसूरत ऑटोबान्स कैसे बनाते हैं, जितनी सक्सेसफुल उनकी फुटबॉल टीम है, उनके जैसा सक्सेसफुल हम इंडिया की फुटबॉल टीम को कैसे कर सकते हैं? लेकिन राहुल जी का टैलेंट देखिए, जर्मनी से कुछ सीखा भी तो नाजी से सीखा। इनसे कोई पूछेगा कि भाई शोले फिल्म से क्या सीखा, तो वो ये नहीं कहेंगे कि भाई शोले फिल्म से हमने ये देखा कि एट द एंड ऑफ द डे अच्छाई हमेशा बुराई से जीतती है। कि भाई दो ये जो गुंडे लोग थे, क्रिमिनल लोग थे, उन्होंने अच्छाई का रास्ता निभाया और एक पूरे गांव को एक इतने खूंखार डाकू से बचाया। नहीं, वो ये नहीं सीखेंगे। वो बोलेंगे कि हमने ये सीखा कि भाई एक पूरे गांव को एफिशिएंटली लूटा कैसे जाता है। जो डर गया सो मर गया, समझो मर गया। भारत जैसे देश में जहां पर डेकेड से इतनी डिवाइसिव कास्ट पॉलिटिक्स खेली गई है, कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से भारत के इतने सारे स्टेट्स हैं जहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है, जैसे यूपी और बिहार। जिस कास्ट पॉलिटिक्स को फाइनली हिंदुत्व और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स खत्म कर रहे हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल गेन्स के लिए फिर से कुरेदा जा रहा है। भले ही इस पॉलिटिक्स से हम कास्ट अगेंस्ट कास्ट क्यों न खेलने लगे और देश का दोबारा विभाजन क्यों न कर दिया जाए। इतना ही नहीं, दोबारा 2024 में 2021 की तरफ फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और जब कांग्रेस की न्याय यात्रा को ग्राउंड पर बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, तो राहुल गांधी ने जाकर फार्मर्स प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया। वो वहां पर जाकर एमएसपी देने की घोषणा कर रहे हैं। लीगल एमएसपी, जैसे ही हमारी सरकार आएगी लीगल एमएसपी हम किसानों को पकड़ा देंगे। जबकि उनको पता भी नहीं है कि एमएसपी क्या होती है। उनको योगेंद्र यादव ट्यूशन दे रहे हैं बीच रैली में। अब पता नहीं योगेंद्र यादव एकदम फालतू के टीचर है या फिर राहुल गांधी फालतू स्टूडेंट है। तो नहीं होंगे। कोचिंग के बाद भी इनको एमएसपी और एमआरपी के बीच में डिफरेंस नहीं पता चल रहा। जैसे आप चिप्स का क्रैक उस पे दाम लिखा होता है ना, आपने देखा होगा। ये तो मैंने बड़ा चॉप किया था इससे। दाम लिखा होता है ना, कि भैया इससे कम का नहीं बेच सकते। पानी की बोतल पे होता है। प्रियंका गांधी जी को एमएसपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम देखो भूल गई, दिमाग से निकल गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? राहुल गांधी जी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि 2021 की तरह ही दोनों ही एक 2024 जैसे में भी हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट को किस तरह गर्म करके देश में वायलेंस करवाया जाए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन राहुल गांधी जी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि राहुल गांधी जी फार्मर्स प्रोटेस्ट की एक बहुत डार्क सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई जितनी आबादी उतना हक। कास्ट सेंसस करवा के वो पता करेंगे कि किस कास्ट के पास कितने पैसे हैं, और अगर एक कास्ट के पास दूसरे कास्ट से ज्यादा पैसे हैं या ज्यादा जमीन है तो उसे लेकर रिडिस्ट्रीब्यूट कर इसको दिया तो बोलो जाए। बोलना लेकिन बंद अगर कर दे, हम चुप पंजाब रहे, के मौन बात farmers रख ले। की बात करें तो पंजाब में जो लैंड है उसको मेनली एक कास्ट ओन करती है और वो है जट सिख। जट सिख जो है वो पंजाब में 80 to 90% लैंड को ओन करते हैं। इसके बावजूद कि उनकी पॉपुलेशन पंजाब में 20 to 25% और पंजाब के जो दलित सिख हैं, जो शेड्यूल कास्ट के सिख हैं, उनकी पॉपुलेशन अराउंड 30 to 35% है। इसके बावजूद वो सिर्फ 3.5% जमीन ओन सारे उनके लेके दलित को दे देना, कुछ हमको दे देना। शेड्यूल कास्ट सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होती है जट सिखों के हाथों। सिੱਖੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। हम सिख हैं और इन लोगों ने कभी भी हमको सिख नहीं माना। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी जी अपने उसूलों पर डटकर खड़े होंगे? वो ऐਵੇਂ ही मार रहा है यार, जट उसे सिखों कुछ से नहीं करना। उनकी जमीन लेकर शेड्यूल कास्ट और दलित सिखों में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या वो ये प्रॉमिस करने को उसमें तैयार इतना है ही नहीं कैलिबर करने का भी। एक्स्ट्रा मर्सिडीज है, जो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर्स हैं, क्या उनको लेकर शेड्यूल कास्ट सिखों में बांट दिया जाएगा? ये तो ब्रह्म मोमेंट हो गया यार। उसके बाद और देखते हैं, जब वो असम में यात्रा अपनी कर रहे थे तो याद रखिए कि किस तरह से उनकी प्रेजेंस में उनके सपोर्टर्स असम पुलिस से भिड़ रहे थे। तो यही तो कराना चाहता है देश में, और क्या कराएगा। खुल्लम खुल्ला जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट कर रहे थे और धमका रहे थे। आप रिपोर्टर हैं भैया, आपकी क्या चलती, कहाँ चलती है? नहीं, आप बीबीसी में काम करें मगर आपकी थोड़ी चलती है। आप रिपोर्टर हैं छोटे से, आप मालिक थोड़ी हो। नहीं, आप विदेशी कंपनी, हाँ
ये बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होगा ये। और इतना ही नहीं, आप याद रखिए कि एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो देश के बाहर जाकर देश का नाम खराब करते हैं और देश के बाहर हार्वर्ड था क्या? जाकर बाहरी ताकतों को बोलते हैं कि आप देश में आकर दखलंदाजी कीजिए। इंडिया में 1000 साल की हिस्ट्री है कि किस तरह से बाहरी घुसपैठियों ने आकर इंडिया में कॉलोनियलिज्म किया है। उसके बावजूद राहुल गांधी जी बाहर जाकर इंडिया के अफेयर्स में हस्तक्षेप करने की बातें करते हैं। 2022 में यूके के कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जाकर बाहरी ताकतों को इंडिया में इंटरफेयर करने को कहा था। 2023 में ये कैम्ब्रिज में जाकर एक स्पीच देते हैं जिसमें कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और वहाँ इंटरवेंशन की जरूरत है। वो कहते हैं कि आदिवासियों को और शेड्यूल कास्ट को दबाया जा रहा है। वो बाहर जाकर सुनीता विश्वनाथ जैसे एक्टिविस्ट से मुलाकात करते हैं। सुनीता विश्वनाथ हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर है, जो ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही प्रो हिंदू है जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर प्रो हिंदू है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जॉर्ज सोरोस से भी एलिजिडली काफी गहरे संबंध हैं। जब वो यूके गए थे तो जेरेमी कॉर्बिन जैसे एंटी इंडिया लीडर से भी मिले थे जो इंडिया में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है। जब राहुल गांधी यूएस गए थे तो जावेद सेंटर में एक मीटिंग को अटेंड की थी उन्होंने, जिसको पाकिस्तान की जमात इस्लामिक ग्रुप के एक क्लोज एसोसिएट ने ऑर्गेनाइज करवाया था। इतना ही नहीं, इस मीटिंग के कुछ कोऑर्डिनेटर्स तो एलिजिडली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल तंजीम अंसारी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी के आउटरीच कमेटी के मेंबर हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी को जावेद अहमद नाम का एक इमाम लीड करता है जो कि इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी इकना का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। इकना एक इस्लामिस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एलिजिडली पाकिस्तान के जमात यही करवाते हैं अंदर इंडिया में डिस्टर्बेंस उनके साथ मिलकर। and ICNA have been sitting at the confluence of Jamaat and Muslim Brotherhood and have been fiercely pursuing their anti-India activities. Just a few days back, a picture of Rahul Gandhi attending a meeting in the US was doing rounds on social media, which happens to focus on Sunita Vishwanath, an Indian-American activist who is the co-founder of Hindus for Human Rights and also co-hosts events with radical organizations like Islamic Circle for North America, Council on American Islamic Relations and Indian-American Muslim Council. These rabid organizations are a part of a wider Jamaat-ISI nexus in the West and seek to create a rift between the nationalist social elements in India. The association of these radically inclined coordinators of the Rahul Gandhi event makes us wonder if it is a mere coincidence or does the Congress party has really been involved at the backhand of these anti-nationalist activities. It has been और involved. वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी लाइन को भी सपोर्ट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन को ग्लोरीफाई करती है और कश्मीर में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करती है। इसी कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया था। Muslim League is a completely secular party. There's nothing. नाम ही मुस्लिम लीग रखा है, सेकुलर कहाँ से हो गई? मुस्लिम लीग सेक्युलर है, फिर तो अनन्या पांडे भी इरफान खान से बेटर एक्टर है। अगेन आप बताइए कि एक ऐसा इंसान है जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है इस देश का, जिसे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देश की नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उस तरह के आदमी को शोभा देता है कि वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर बैठे, पाकिस्तान की जमात इस्लामी से जुड़े हुए मीटिंग्स में जाकर बैठे, ऐसे लोगों के साथ मिले जो इंडिया में आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? ये तो वही बात हुई कि आपने एनिमल मूवी में रणवीर सिंह के बॉडीगार्ड की नौकरी बॉबी देओल को दे दी। अब देखिए, राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की तो दाद देने पड़ेगी। 2014 और 2019 में हारने के बाद फिर भी उनका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हो रहा। ऐसा बहुत है ना, इसके बावजूद कि उनके पार्टी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि इस बार बीजेपी 400 पार करने वाली है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि ऑनेस्टली इस न्याय यात्रा का इलेक्शन पर कितना सीरियस इफेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन इस वीडियो का पॉइंट ये है कि देश में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है। किसी भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में एक पुश एंड पुल होना चाहिए रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में। ऐसा नहीं है कि आज भी राहुल गांधी जैसे इनइफेक्चुअल और डेंजरस लीडर को हमारे देश में ऑपोजिशन लीडर बनाकर रखा हुआ है। एक ऐसा लीडर जो ओपनली कास्ट के नाम पर देश को डिवाइड करने पर तुला हुआ है। एक ऐसा लीडर जो देश में मेरिट को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। एक ऐसा लीडर जो सक्सेसफुल पैसे छीनकर दूसरों में बांटना चाहता है। एक ऐसा लीडर जो भारत के दुश्मनों के साथ जाकर फॉरेन देशों में मीटिंग करता है और उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई है, ऑपोजिशन खत्म हो गई है देश में। अरे भैया, आप पे भी तो इनकम्बेंट है कि आप ऑपोजिशन पार्टी से भी डिमांड करो अकाउंटेबिलिटी। हम मोदी जी से डिमांड करते हैं अकाउंटेबिलिटी, लेकिन ऑपोजिशन से क्यों नहीं करते कि भैया आप एक ढंग का लीडर खड़ा करो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से ऑपोजिशन को अगर इलेक्शंस जीतने हैं तो उनको क्या चेंज करने की जरूरत है? क्या राहुल गांधी को तीसरी बार ऑपोजिशन का
लीडर बनाकर ऑपोजिशन इलेक्शन में सक्सेसफुल हो सकता है? आपके हिसाब से ऐसा कौन सा लीडर है जो बीजेपी को 2024 के इलेक्शंस में रोक सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। भाई बताओ, आपके हिसाब से मोदी जी के टक्कर का कोई लीडर है ऑपोजिशन में कि कोई बन सकता है? कोई भी नहीं। देखिए, दुख की बात यह है कि इंडिया में ऑपोजिशन पार्टी भी स्ट्रांग नहीं है। ऐसी ऑपोजिशन पार्टी तो मेरे हिसाब से, मुझे अगर मैं बोलूं, मेरे को तो चाहिए ही नहीं। इससे अच्छा तो ऑपोजिशन पार्टी हो ही ना, जो नहीं। क्यों? क्योंकि वो देश को बढ़ाने के लिए नहीं आई हुई, वो तो देश को नीचे खींचने के लिए आई हुई है। पॉइंट यही है कि ऑपोजिशन पार्टी जो है, कई बार ऐसा लगता है कि एंटी इंडिया जा रही है, एंटी इंडिया, और ये जीतने के लिए कुछ भी करेगी। कर सकते हैं, मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं है। ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ज्यादा वो देश को खाने के लिए आई है, में होल्स नहीं निकालती, वो अजीब सी मतलब चीजें ढूंढती है। वो देश को डुबाएगी, देश को टुकड़ों में बांटेगी। पहले पार्टीशन करके बैठ गई, अब वो जातिवाद और ये सब बातें कर रही है। वो बात तो जाति जूती रिलीजन की बातें होनी ही नहीं चाहिए। मैं जब भी राहुल गांधी को सुनती हूँ, मैं उसके मुंह से जाति, हिंदू मुस्लिम, फलाना ठमकाना, बस यही सुनती हूँ हर बारी। मोदी जी के मुंह से या उनके मुंह से कभी भी मैंने इस टाइप की घटिया बातें नहीं सुनी। ऑपोजिशन से ये डिबेट नहीं हुआ कि आपकी ये पॉलिसी में ये खराब है, आपने ये किया, इसको बेटर कर सकते हैं। हम लोग क्या अच्छा काम करेंगे, देश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, क्या पॉलिसी पे कुछ भी अक्कल वाली बातें तो कोई भी नहीं वो करता। इम्प्रूव करने के लिए कोई बातें नहीं करते। किसी ने कुछ बोला हो, ये बोले देखो तुम्हारे में ये गलती थी, ये बेटर होता है, ऐसे कुछ नहीं। बस पर्सनल अटैक करना, घटिया भाषा यूज करना, मोदी जी को तू करके बोलना, उनको चाय वाला उस टाइप से नेम कॉलिंग करनी, हिंदू मुस्लिम जाति जूती का करना और लालच देना, फ्री का लालच। मोदी जी ओबीसी भी नहीं है। हाँ, बस कुछ कभी इधर बोल दिया, कभी उधर बोल दिया, कुछ भी ऐसे बंदे को। और जो देश से बाहर जाके देश की बदनामी करेगा, उसको तो एक वोट नहीं मिलना चाहिए, जो इतना घटिया काम कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।